नमस्कार साथियों। आज हम अध्ययन करेंगे ग्रामीण अधिवासों या बस्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। ग्रामीण अधिवासों में स्थित घरों की संख्या, उनकी स्थिति और उनके मध्य दूरी के आधार पर ग्रामीण अधिवासों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं, एक एकाकी अधिवास जिसे प्रकीर्ण या परिक्षिप्त अधिवास के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा सघन अधिवास जिसे एकत्रित या पुंजित अधिवास के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा संयुक्त अधिवास और चौथा अपखंडित अधिवास। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, ग्रामीण अधिवासों को उनमें स्थित घरों की संख्या और उनके घनत्व के आधार पर 4 प्रकारों में विभक्त किया गया है। ठीक है, दिए गए ग्राफिक में ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों को प्रदर्शित किया गया है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एकाकी अधिवासों के बारे में। एकाकी अधिवास जिन्हें प्रकीर्ण या परिक्षिप्त अधिवास भी कहा जाता है। एकाकी अधिवास या बस्तियों की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता है, प्रकीर्ण अधिवास छितरे और बिखरे होते हैं। यानी प्रकीर्ण बस्तियां छितरी हुई या कहें दूर दूर तक बिखरी हुई होती हैं। इनमें घरों की संख्या कम होती है। सामान्यतः इन बस्तियों में 5 से 7 घर पाए जाते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में स्थित घरों के मध्य अंतरण अधिक होता है, यानी घरों के मध्य अधिक दूरी होती है, या कहीं घर दूर दूर स्थित होते हैं। वन क्षेत्रों के अधिवास एवं कृषि फार्मों पर बनाए गए कृषि गृह प्रकीर्ण अधिवासों के उत्तम उदाहरण हैं। यानी वन क्षेत्रों में आदिवासी लोगों की बस्तियां और कृषि फार्मों पर बनाए गए कृषि गृह प्रकीर्ण अधिवासों के सबसे उत्तम उदाहरण हैं। अब बात करते हैं, ये प्रकीर्ण बस्तियां सामान्यतः कहां विकसित होती हैं, तो बताना चाहूंगा। प्रकीर्ण बस्तियां सामान्यतः प्रतिकूल प्राकृतिक दशाओं में तथा उन क्षेत्रों में जहां संसाधनों का अभाव होता है वहां विकसित होती हैं। अब यहां पर प्रतिकूल दशाओं से तात्पर्य जिन क्षेत्रों का धरातल, जलवायु आदि दशाएं मानव निवास के अनुकूल नहीं है, या तो ऐसी दशाओं में एकाकी बस्तियां पनपती हैं, या फिर उन क्षेत्रों में जहां सामान्यतः संसाधनों का अभाव पाया जाता है, या कहें जीविका के साधन कम पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में सामान्यतः एकाकी बस्तियां पनपती हैं। जहां तक इन बस्तियों के वितरण की बात है, तो एकाकी बस्तियां उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और एशिया के पहाड़ी वन क्षेत्रों एवं कृषि फार्मों पर एकाकी बस्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब आपके सामने एकाकी बस्ती को प्रदर्शित करता हुआ एक चित्र है, जिसके माध्यम से आप एकाकी बस्ती की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं। आप देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया, एकाकी बस्तियां छितरी और बिखरी होती हैं। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस तरीके से एकाकी बस्ती फैली हुई होती है। दूसरा,
जैसा मैंने बताया, एकाकी बस्तियों में घरों के मध्य दूरी अधिक होती है। चित्र के माध्यम से आप वही बातें समझ सकते हैं किस प्रकार एकाकी बस्ती में घर एक दूसरे से अधिक दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, एकाकी बस्ती में घरों की संख्या कम होती है, वो भी आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एकाकी बस्तियों के गुण व दोष के बारे में। जहां तक एकाकी बस्तियों के गुण या महत्व की बात है, तो इन बस्तियों का सबसे बड़ा गुण है ये आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होती हैं। बताना चाहूंगा, जब कोई व्यक्ति या उसका परिवार एक बड़े गांव को छोड़कर खेत में जाकर के बस जाता है और एक एकाकी बस्ती का विकास करता है, ऐसे में वह परिवार अपनी फसलों की अच्छे से देखरेख कर पाता है। साथ ही वह जो प्रतिदिन गांव से खेत आने जाने में जो समय खर्च करता था, उस समय की बचत भी होती है। ऐसी स्थिति में अधिक उत्पादन होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रकीर्ण बस्तियां आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होती हैं, क्योंकि जब वह परिवार कृषि कार्यों में अधिक समय देगा, अच्छे से फसलों की देखरेख करेगा, तो अधिक उत्पादन की आशा की जा सकती है। एकाकी बस्तियों का दूसरा गुण है, इनसे आधुनिक वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा मिलता है। बताना चाहूंगा, जब कोई व्यक्ति बड़े गांव में रहकर खेती करता है, ऐसे में वह परंपरागत कृषि प्रणाली का ही अनुसरण करता है, या कहें वह दूसरे किसानों का अनुसरण करता है और पुराने तौर तरीकों से ही वह खेती करता रहता है। लेकिन जब वह परिवार या वह व्यक्ति अपने बड़े गांव को छोड़कर खेतों में आकर बस जाता है, या कहें खेतों में आकर एक एकाकी बस्ती का विकास करता है, ऐसी स्थिति में वह अपनी स्वतंत्र सोच के साथ कृषि में नवाचार अपनाता है, नए नए तौर तरीके अपनाता है, एक आधुनिक वैज्ञानिक कृषि की ओर बढ़ता है। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और आधुनिक वैज्ञानिक कृषि को भी बढ़ावा मिलता है। एकाकी बस्तियों का तीसरा गुण है सीमित संसाधनों के क्षेत्रों में उपयोगी, यानी ये बस्तियां उन क्षेत्रों में विकसित होती हैं जहां सीमित संसाधन पाए जाते हैं, या कहें संसाधनों का अभाव होता है। अब हम बात करते हैं एकाकी बस्तियों की समस्याओं के बारे में, या कहें एकाकी बस्तियों के क्या क्या दोष होते हैं। एकाकी बस्तियों का पहला दोष है, इनमें सामाजिक व सामुदायिक सहयोग का अभाव होता है। बताना चाहूंगा, जैसा मैंने बताया, एकाकी बस्तियां उन क्षेत्रों में विकसित होती हैं जहां संसाधनों का अभाव पाया जाता है, या कहें सीमित संसाधन पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में लोग एक दूसरे से अधिक भौगोलिक दूरी पर घर बनाकर रहते हैं और लोगों में आपसी सहयोग की भावना का अभाव देखने को मिलता है। इन बस्तियों की दूसरी समस्या है, ये सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील होती है। जैसा आप समझ सकते हैं, जब लोग एक दूसरे से काफी दूरी पर घर बनाकर रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जंगली हिंसक पशुओं, चोर, लुटेरों आदि का हमेशा भय
बना रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सघन अधिवास के बारे में, जिन्हें एकत्रित, पुंजित, संयुक्त अधिवास के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम इनकी विशेषताओं का जिक्र करेंगे। पहली विशेषता है सघन अधिवास प्रकीर्ण अधिवास की तुलना में बड़े आकार के होते हैं, यानी सघन बस्तियां प्रकीर्ण बस्तियों की अपेक्षा बड़े आकार की होती हैं। इनका भौगोलिक आकार अधिक होता है। इनमें घरों की संख्या अधिक होती है, यानी सघन बस्तियों में घरों की संख्या प्रकीर्ण बस्तियों की अपेक्षा कहीं ज्यादा होती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सघन बस्तियों में घर पास पास होते हैं, आपस में सटे होते हैं, तभी तो इन्हें सघन बस्ती कहा जाता है। इन बस्तियों की चौथी विशेषता है अनुकूल प्राकृतिक दशाओं एवं जिन क्षेत्रों में संसाधनों की पर्याप्तता है वहां पर सघन अधिवासों का विकास होता है। मतलब जिन क्षेत्रों का धरातल, जलवायु, जल आदि प्राकृतिक दशाएं मानव निवास के अनुकूल है, साथ ही जिन क्षेत्रों में संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है वहां पर सघन अधिवासों का विकास होता है, लोग सघन रूप से निवास करते हैं। इन बस्तियों की पांचवी विशेषता है कभी कभी सुरक्षा की दृष्टि से भी सघन अधिवास विकसित होते हैं। जिन क्षेत्रों में वन्य जीवों, चोर, लुटेरों व आतंकवादियों का हमेशा डर बना रहता है, ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से भी सघन बस्तियां पनपती हैं। भारत के उत्तरी मैदान में सघन अधिवासों की प्रधानता है। बताना चाहूंगा, भारत के उत्तरी मैदान में समतल धरातल, उपजाऊ मिट्टी, जल संसाधनों की उपलब्धता तथा जलवायु की अनुकूलता के कारण कृषि कार्यों की प्रधानता है। ऐसे में भारत के उत्तरी मैदान में अधिकांश ग्रामीण अधिवास सघन रूप में पाए जाते हैं, या कहें यहां पर सघन ग्रामीण अधिवासों का विकास हुआ है। ठीक है, दिए गए चित्र के माध्यम से भी आप सघन प्रकार के ग्रामीण अधिवास के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सघन प्रकार के ग्रामीण अधिवासों में घरों की संख्या अधिक तथा घर एक दूसरे के पास पास या कहीं सटे हुए होते हैं। चित्र में देखने से भी हमें ज्ञात होता है कि चित्र में दिखाई गई बस्ती एक सघन प्रकार का ग्रामीण अधिवास है, जिसमें घर एक दूसरे के पास पास हैं तथा घरों की संख्या भी प्रकीर्ण बस्तियों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सघन प्रकार के ग्रामीण अधिवासियों के गुण व दोष के बारे में। जहां तक गुण व महत्व की बात है, इनका पहला गुण है पारस्परिक सहयोग का होना। जैसा कि आप सब जान चुके हैं, सघन अधिवासों में लोग एक स्थान पर समूह में रहते हैं। ऐसी स्थिति में परस्पर मिलजुल कर लोग सहयोग की भावना से कार्य करते हैं। इन बस्तियों का दूसरा बड़ा महत्व है सुरक्षा की दृष्टि से अधिक सबल होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब लोग एक स्थान पर समूह में रहते हैं तो ऐसी स्थिति में वे लोग हिंसक जीवों, चोर, लुटेरों का सामना करने में अधिक समर्थ होते हैं।
सघन अधिवासों का तीसरा बड़ा महत्व है सामुदायिक महत्व। बताना चाहूंगा, गांव में त्योहार, मेले व अनेक सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन सामुदायिक रूप से ही संभव हो पाता है। यह कार्य कोई अकेला व्यक्ति संपन्न नहीं कर सकता, सभी लोगों की भागीदारी से ही मेले, त्योहार व सामूहिक कार्यक्रमों का सफल आयोजन संभव है। अब हम बात करेंगे सघन अधिवासों की समस्याओं के बारे में, या कहें दोष के बारे में। पहली समस्या है सांस्कृतिक प्रदूषण को बढ़ावा। बताना चाहूंगा, जैसे जैसे बस्ती सघन रूप लेने लगती है, उस बस्ती में सामाजिक सौहार्द बिगड़ने लगता है, लोगों में लड़ाई झगड़े, आपसी कलह होने लगता है, कई तरह के सामाजिक अपराध भी पनपने लगते हैं। दूसरी समस्या है कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव। बताना चाहूंगा, जब लोग खेतों से दूर रहेंगे, ऐसी स्थिति में वे अपना अधिकांश समय घर से खेत आने जाने में खर्च कर देंगे और फसलों की देखभाल में अधिक समय नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तीसरा दोष है सघन बस्तियों में सरकारी सुविधाओं का निचले स्तर पर नहीं पहुंचना। यानी सघन प्रकार के ग्रामीण अधिवास में सरकारी सुविधाएं निचले स्तर पर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि बस्ती का आकार बड़ा होता है, घरों की संख्या अधिक होती है। ऐसे में जमीनी स्तर पर सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। अब हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवासों के तीसरे प्रकार संयुक्त अधिवास के बारे में। संयुक्त अधिवास कैसे विकसित होता है, बताना चाहूंगा। एक मुख्य ग्राम या गांव जो सघन प्रकार से बसा होता है और उसके निकट कुछ पूर्वे, जिन्हें ढाणी भी कहा जाता है, भी होते हैं, जो उसी सघन गांव के हिस्से होते हैं। इस प्रकार संयुक्त अधिवास एक पूर्वायुक्त ग्राम या गांव होता है। समझ गए? मतलब एक सघन रूप में बसा हुआ गांव और उस गांव से कुछ दूरी पर स्थित छोटे छोटे पूर्वे या ढाणियां जो उसी गांव का हिस्सा होते हैं। इस प्रकार एक संयुक्त अधिवास एक ऐसा गांव है जिसे पूर्वायुक्त ग्राम कहा जाता है। यानी एक मुख्य गांव और उसके कुछ छोटे छोटे पूर्वे या ढाणियां, ऐसे अधिवास को संयुक्त अधिवास कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी संयुक्त अधिवास में एक मुख्य गांव का होना जरूरी है। जरूरी नहीं, कहीं कहीं पर मुख्य गांव नहीं होता, बल्कि अनेक छोटे छोटे पूर्वे या ढाणियां मिलकर एक राजस्व गांव बनता है। यह भी संयुक्त अधिवास का ही एक रूप है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, या तो कई छोटे छोटे पूर्वे या ढाणियों से मिलकर बना अधिवास संयुक्त अधिवास होता है, या फिर एक मुख्य गांव जो सघन रूप में बसा होता है और उस गांव से कुछ दूरी पर स्थित कुछ पूर्वे या ढाणियां जो उसी गांव का हिस्सा होते हैं, वह भी संयुक्त अधिवास का ही रूप है, जिसे पूर्वायुक्त गांव कहा जाता है। बताना चाहूंगा, मुख्य गांव की सीमाओं पर विकसित हुए पूर्वे या ढाणियां कुछ परिवार विभिन्न कारणों से अपने खेतों में बस जाने से होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवासों के चौथे प्रकार अपखंडित अधिवास के बारे में।
अपखंडित अधिवासों में घर एक दूसरे से अलग अलग व कुछ दूरी पर होते हैं और इन सबसे मिलकर जो अधिवास बनता है वह अपखंडित अधिवास कहलाता है। बताना चाहूंगा, अपखंडित अधिवासों में घर कुछ हिस्से में पास पास, कुछ हिस्से में दूर दूर होते हैं। अपखंडित अधिवास को ना तो हम सघन अधिवास कह सकते और ना ही इन्हें प्रकीर्ण अधिवास कह सकते, बल्कि अपखंडित अधिवास सघन तथा प्रकीर्ण बस्तियों का मध्यवर्ती रूप है। इन अधिवासों को प्रकीर्ण बस्ती इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रकीर्ण अधिवासों के घरों में आपस में कृषि या अन्य प्रकार के सहकारिता संबंध नहीं पाए जाते, बल्कि अपखंडित अधिवासों में स्थित घरों में आपसी श्रम व कृषि आधारित सहकारिता के संबंध देखने को मिलते हैं। अपखंडित अधिवास सामान्यतः कम उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों जहां अक्सर बाढ़ का खतरा बना रहता है, या फिर नदी डेल्टाई क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।